देखिए, आज हमारी है क्लास 8 और विषय है हमारा विज्ञान भारती थर्ड। आज की देखिए अगर हम बात करते हैं अध्याय या हम बात करते हैं इकाई की, तो आज हमारी इकाई है 12 जिसका नाम है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। ठीक, तो आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे प्रकाश क्या है और एवं उसके प्रकाश के यंत्र क्या है। इस सारी चीज को आज हम अपने इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन कि आखिर में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन का मतलब होता है किसी एक दिशा में मुड़ना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो सीधी नहीं जाकर के वो थोड़ी क्या हो जाएगी, बैंट हो जाएगी, अर्थात थोड़ी मुड़ जाएगी। तो अपवर्तन का मतलब होता है थोड़ा मुड़ना। तो आज हम इस चीज को यहाँ पर समझेंगे कि आखिर में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर कोई मेरे पास एक कलम है और वो मुझे बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे थोड़ी यहाँ पर किसी और प्रकार से मुड़ी हुई दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे कि अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो यहाँ पर प्रकाश का मतलब है कि कोई मेरे पास एक आपतित किरण होती है, वो जैसे ही किसी दूसरी मीडियम में जाती है तो क्या है, वो हल्की सी क्या हो जाती है, बेंड, अर्थात वो मुड़ जाती है। थोड़ा हम इसी चीज को आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक एक्टिविटी को थोड़ा हम बड़े ध्यान से देखते हैं। अपने किताब के अंदर हमारे एक एक्टिविटी दे रखी है बहुत सारी, तो हम वहां पर उस एक्टिविटियों में एक एक्टिविटी दे रखी है हमारी SCERT ने। ठीक, SCERT। ठीक, तो SCERT की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, यहाँ पर गौर से देखिए, किसी पानी से भरे बर्तन में उसकी तली में रखा सिक्का हमें वास्तविक स्थिति से दूसरी स्थिति में दिखाई देता है। यह सब प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। तो मान लीजिए कि एक मेरे पास बर्तन है, ये है, मान लीजिए एक बर्तन, ठीक है, बर्तन दिखाई दे रहा है आपको, ये है देखिए एक बर्तन। अब इस बर्तन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस बर्तन को अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए एक बर्तन में देखिए, यहाँ पर ये देखिए सिक्का दिखाई पड़ा है। ये देखो एक सिक्का रखा हुआ है इस बर्तन की पैंदी पर, ठीक है, तली पर क्या रखा हुआ, सिक्का। तो ये क्या रखा हुआ है, एक सिक्का, एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, सिक्का रखा हुआ है, कॉइन। ठीक, तो अगर हम मान लीजिए ये है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट की आंख, ठीक, ये है हमारे पास आंख, और हम यहां से इसे देखते हैं तो ये सिक्का इसकी वास्तविक स्थिति तो ये है, इसकी वास्तविक क्या है, ये स्थिति, इसकी क्या है, ये वास्तविक स्थिति। बट मैं इसे यहां पर देखूंगा तो इस स्थिति पर नहीं दिखाई करके मुझे ये यहां पर दिखाई देता है। ठीक, तो ये है उसकी दूसरी स्थिति। तो यहाँ पर उसकी एक रियल पोजीशंस है, उस रियल पोजीशंस पर वो हमें नहीं दिखाई देता है, और उसकी जगह पर हमें कहीं दूसरी जगह दिखाई देता है। तो ये सब क्या है, ये सब होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास आपतित किरण है, ठीक, और वो आपतित किरण की बात करते हैं तो वो आपतित किरण जैसे ही किसी
दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो उसकी दिशा क्या बदल जाती है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक बर्तन है, उस बर्तन के अंदर में पानी भरा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई किरण आ रही है ऊपर से, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, तो यहाँ पर माध्यम है दूसरा, मीडियम, और यहाँ पर जब मैं प्रवेश करिए तो यहाँ पर माध्यम क्या है, दूसरा, ठीक, यहाँ पर है माध्यम दूसरा, यहाँ पर माध्यम है फर्स्ट। आप ये समझ लीजिए, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या बदल जाती है। तो ये सब क्या होता है, एक प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। अब हम थोड़ा और आगे से विस्तार से समझेंगे, अभी सारा कंसेप्ट हमारे दिमाग के अंदर में बिल्कुल आ जाएगा, केवल आप बड़े ध्यान से इसी देखते रहिए वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए, आप समझिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कहा गया है कि हम बात करते हैं, देखिए, प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। तो अब यहां पर देखिए एक बात समझिए बड़ी ध्यान से। अब यहां पर देखिए हमें समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि प्रकाश की यह है किरण, यह है प्रकाश की एक किरण, यह है प्रकाश की एक किरण, तो ये प्रकाश की किरण यहां पर चली आ रही, तो यहां पर क्या है मेरे पास, मीडियम एक, मीडियम एक का मतलब माध्यम, एक ऐसा माध्यम है, अर्थात हम इसे कह सकते हैं ऐसा माध्यम है कि यहाँ पर इस माध्यम में क्या है, हवा है, चारों तरफ क्या है, हवा है। अब जैसे ये प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में जाएगा, मान लीजिए कांच में प्रवेश कर जाए या किसी पानी के अंदर प्रवेश करे, तो मान लीजिए ये माध्यम हो गया दूसरा, ये माध्यम होगा, तो यहाँ पर एक माध्यम है ये दूसरा और एक माध्यम है दूसरा, तो इन दोनों माध्यमों के बीच में जहां पर जब ये प्रवेश करती है तो इन दोनों माध्यमों का जो पृष्ठ होता है, मतलब तो एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां से देखिए दूसरा माध्यम स्टार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, दूसरा माध्यम स्टार्ट, तो यहाँ से जैसे ही दूसरा माध्यम स्टार्ट होगा तैसे ये क्या होगा, यहाँ पर से क्या होगी, एकदम से मुड़ जाएगी। तो ये है मेरा क्या, अविलंब यानी नॉर्मल, इसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल। तो यहाँ पर प्रकाश की बात करते हैं तो ये यहाँ पर क्या है, जैसे सेकंड मीडियम में प्रवेश करती है तैसे क्या होगी, टू बार्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, मुड़ जाएगी। ऐसे जाना तो चाहिए प्रकाश को, ऐसे ऐसे यहाँ पर जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट वो ऐसे नहीं जा करके वो यहाँ पर ऐसे मुड़ गई, यानी कि इस नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो वही तो जो लिखा गया है कि प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, ये वाला है एक समांगी पारदर्शी माध्यम, ठीक, से दूसरे समांगी पारदर्शी, अब ये दूसरा है मेरे पास समांगी पारदर्शी माध्यम, ये वाला लाल लाल, ठीक है, में तिरछा प्रवेश करती है। तो तिरछा प्रवेश का मतलब क्या, वो ऐसे नहीं जा करके वो ऐसे जाने लगी, सीधी नहीं जाएगी, यहाँ से वो क्या है, सीधी नहीं जाती है, अर्थात वो तिरछा यानी थोड़ी मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी। तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ, ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग करने वाली ये पृष्ठ है, ये हो गया यहाँ पर पृष्ठ, पृष्ठ पर क्या होगी, मुड़ जाएगी। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट हमारा वहां समझ में नहीं आ पाया, अब वो कंसेप्ट हमारा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर के जाता है, अब मान लीजिए इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास देखिए प्रकाश है, ये आ गया कोई प्रकाश, ये देखिए आ गया कोई प्रकाश, ठीक है, ये आ गया प्रकाश, ये आ गया प्रकाश, ये चल रहा है हमारे पास क्या, प्रकाश की किरण, ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की। अब जैसे ये है मेरे पास क्या, कांच, ठीक, ये मेरे पास क्या है, कांच, ये मेरे पास कांच है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए, जैसे वो प्रकाश आया जहां पर प्रवेश करेगा, ठीक है, तो वैसे तो इस प्रकाश को देखिए ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ऐसे नहीं जाकर के वो क्या, यहाँ पर थोड़ा इधर बेंड हो गया, ठीक, और इसमें आकर के बेंड होने के बाद अब जैसे यहाँ से निकलेगा तैसे उसकी कंडीशन क्या ऐसे हो जाएगी। तो हम इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए
जब प्रकाश एक माध्यम से, यानी कि ये है मेरे पास माध्यम फर्स्ट, ऊपर वाला ये है मेरे पास माध्यम फर्स्ट, और ये है अंदर वाला क्या है, माध्यम सेकंड, मीडियम सेकंड। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो माध्यम में संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो अब माध्यम में मान लीजिए वो प्रवेश करिए प्रकाश की कोण, तो सीधा नहीं जाएगी, सीधा न जा करके वो इसे नॉर्मल, ये देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास नॉर्मल, ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और जैसे ही इस मीडियम से बाहर जाएगी, यानी कि दूसरे फिर इस माध्यम में आ जाएगी, तो इस नॉर्मल से वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट चेंजेस डायरेक्शन, दिस चेंजिंग डायरेक्शन कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो हम उसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे प्रकाश की जब कोई किरण होती है वो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में वो प्रवेश करती है तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो जाएगी। प्रकाश को जाना तो चाहिए सर सीधे, ठीक, वही तो करें, प्रकाश को जाना चाहिए तो बिल्कुल ऐसे सीधे, ऐसे सीधे न जाकर के वो ऐसे मुड़ जाती है, ठीक, वैसे जाना चाहिए तो उसे ऐसे, लेकिन जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तैसे वो इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये है मान लीजिए मेरा एक नॉर्मल, तो प्रकाश यहाँ आ जाएगा इस नॉर्मल, ठीक, तो प्रकाश कहाँ हो जाएगा, नॉर्मल, और नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लीजिए, अभी और कंसेप्ट बचा है तो यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं विरल माध्यम में, तो अगर मान लीजिए कि ये है हमारे पास एक ये है हमारे पास एक लेयर है, इस लोअर के थोड़े गैर लेयर को थोड़ा ये एक लेयर है, ठीक है, इस लेयर को थोड़ा क्या गौर से देखिए आप, मैंने यहाँ पर खींच दी, ठीक, इसे थोड़ा मैंने खींच दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, कांच है, और ये सब क्या है मेरे पास, मान लीजिए हवा है, इधर ऊपर हवा क्या है, हवा है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए जब प्रकाश की किरण इस हवा वाले माध्यम में आ रही है तो इसे मैं कहता हूँ क्या, रेरर मीडियम, यानी कि विरल माध्यम। ये क्या है हमारे पास, विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम में मैं प्रकाश की चाल की बात करता हूं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होगी। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक, ठीक, यहाँ पर अधिक है प्रकाश की चाल, बहुत अधिक है प्रकाश की चाल, ठीक, बहुत अधिक होती है प्रकाश की चाल। और जैसे ही कांच में जाएगा प्रकाश, तो उस प्रकाश की माध्यम, प्रकाश जैसे यहाँ पर सब हवा थी, अब कांच उसे कैसा मिल गया, सघन, सघन मतलब थोड़ा टेंशन, अभी आपको समझा दूंगा मैं। तो ये क्या है हमारे पास, सघन माध्यम। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है, प्रकाश की चाल है यहाँ पर, बट यहाँ पर थोड़ी क्या है, कम है। अब देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम को मैं अभी आपको अच्छी तरह से समझा दे सकता हूँ। पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेता हूँ, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, एक आदमी है, और वो आदमी यहाँ से देखिए दौड़ रहा है, ठीक, दौड़ते 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 तो यहाँ पर हम कहते हैं वो दौड़ रहा है बिल्कुल हवा में, रास्ता अच्छा है, और उस अच्छे रास्ते पर जब वो दौड़ रहा है तो यहाँ पर क्या है, दौड़ तेज है उसकी, तो दौड़ की यहाँ पर गति क्या है, तेज है। तो यहाँ पर दौड़ की गति क्या है, तेज है, क्यों, क्योंकि रास्ता अच्छा है, ठीक। अब उसको दौड़ने के लिए अब उसे एक खेत आ गया, इस खेत के अंदर में कीच पड़ा हुआ है, इस खेत के अंदर में दौड़ने के लिए कहा जाता है, यहाँ पर क्या है, कीचड़ है, कीचड़ भरा है, इसके अंदर कीचड़, पानी, गंदगी, बहुत सारी चीज। तो यहाँ पर हम जब वो दौड़ेगा तो हम ये नहीं कहें वो नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा, बट यहाँ पर अब इस माध्यम में, इस खेत में उसकी चाल क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी चाल की गति क्या हो जाएगी, कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम। तो ठीक ऐसा ही माध्यम होता है प्रकाश के लिए, कि प्रकाश इस हवा में आ रहा है, अर्थात वो एक तरह का हवा का मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है, और प्रकाश सीधा चला आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं विरल माध्यम, ठीक, विरल माध्यम यानी कि रेरर मीडियम। सघन माध्यम उसे कहते हैं प्रकाश जैसे ही आया
आने के बाद यहाँ पर तो उसकी गति तेज थी, यहाँ पर स्पीड क्या थी, यहाँ स्पीड तेज थी उसकी। जैसे ही वो कांच में प्रवेश करेगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसी बात को देखिए हम समझा रहे हैं कि ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। यहाँ पर प्रकाश की गति तेज है और जैसे ही वो कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं वो सीधा न चल करके एकदम जाना चाहिए तो सीधा, ऐसा न चल करके वह क्या होगा, इस माध्यम की तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा क्या नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये है मेरे पास क्या, आपतित किरण, ये है हमारे पास आपतित किरण, और ये है हमारे पास क्या, एक परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड। ठीक, तो हम यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक है और सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई तालाब, कांच की जगह तालाब ले सकते हैं, तालाब के अंदर में पानी भरा हुआ, तो प्रकाश की चाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो तेज है। ठीक, जैसे ही वो किसी तालाब में प्रवेश करेगी, मेरा मतलब है कोई पानी से भरे हुए टैंक में या पानी से भरा हुआ टैंक है उसमें प्रकाश की चाल जाएगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसकी चाल क्या होगी, उसकी गति क्या होगी, थोड़ी बदल जाएगी। ठीक, गति बदल जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी चाल थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर थोड़े और पढ़ते हैं हम आगे। आपतन कोण, अपवर्तन कोण दोनों समान नहीं है। अब पहली कंडीशन में देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस कोण को थोड़ा देखिए, ये है मेरे पास आपतन कोण, ठीक, ये है मेरे पास आपतन कोण, ये है हमारे पास आपतन कोण और ये है हमारे पास परावर्तन कोण। ठीक, ठीक, परावर्तन कोण या अपवर्तित किरण की ये हम बात करते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण, ठीक, इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो ये इसके समान नहीं है। ठीक, इसके समान नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, डज नॉट इक्वल। ठीक, तो ये वाला कोण इसके समान है, ये देखिए कोण कितना है, और ये कोण इसके समान कब होता है, जब ये आगे ऐसी मिल जाती तब ये कोण समान होता। तो कोण है, अर्थात अपवर्तन कोण बड़ा या छोटा हो सकता है। तो ये वाला जो कोण है, अपवर्तन कोण है, ये वाला जो कोण है या तो ये बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, जहां तक संभव है कहां तक छोटा ही होगा। तो लेकिन परावर्तन में क्या था, दोनों ही कोण क्या थे, समान थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब देखिए आगे, अब मैं बात करता हूं विरल माध्यम की। ये है सब हवा वाला चल रहा इलाका, ये सब क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, रेयर मीडियम, और ये है कांच, कांच वाला क्या है हिस्सा, ये क्या है, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे कोई प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड की गति क्या है, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी स्पीड की गति कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगी, कोण में परिवर्तन आ जाएगा और हमें कोई वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है तो वो वहां पर रखी हुई नहीं दिखेगी, हमें दूसरी जगह दिखाई देगी। यही सब कारण क्या है, अपवर्तन की वजह से। इसीलिए अब देखिए आगे थोड़ा यहां देखिए, ये देखिए यहाँ पर अपवर्तन के कारण, अपवर्तन का कारण क्या है। अब बात करें, प्रकाश सभी माध्यमों में एक समान दिशा में ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए कोई प्रकाश है, अगर उस प्रकाश को अगर आप देखोगे तो प्रकाश सभी मीडियम में यानी कि सभी जगह, अब मान प्रकाश की कांच में स्पीड कुछ और है, पानी के अंदर उसकी गति कुछ और हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जहां पर धुआं है, कोहरा है, ठीक है, तो धुआं और कोहरा को देखते वहां पर उसकी गति कुछ और होगी, और एक बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, वहां पर केवल हल्की सी हवाई हवा है, तो वहां पर गति कुछ और होगी। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कि कोई एक लड़का है, उस लड़के से हम दौड़ने के लिए कहेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
अगर वो एक अच्छा रास्ता है तो वहां पर उसकी गति अधिक होगी, अधिक तेजी से दौड़ेगा। अब उससे कह दिया एक ऐसे खेत में जहां पर खेत के अंदर में बाजरा खड़ा हुआ है, मक्का खड़ी हुई है या गेहूं खड़ा हुआ है, अब उससे कह दिया कि भाई तुम इस खेत में दौड़, तो वहां पर वो उसकी गति और होगी। अब उसके बाद उसे कह दिया जाएगा रेत में दौड़, तो रेत में उसकी गति कुछ और होगी। अब उसे कहेंगे घास पर दौड़, तो घास पर दौड़ेगा तो घास पर उसकी गति कुछ और होगी। अब उसे कह देंगे तो कीचड़ में दौड़, तो कीचड़ में उसकी गति कुछ और होगी। अब उससे कह देंगे हल्का हल्का पानी भरा हुआ है हमारे घुटनों तक, अब इस घुटने तक पानी भरा है, इसमें दौड़, तो उसमें दौड़ेगा तो उसकी गति वहां पर कुछ और होगी। तो यही बिल्कुल कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में लगाइए और अपने दिमाग में लगाकर ये सोचिए अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश समी माध्यम है, ठीक, उसकी गति क्या है, समान नहीं है। ठीक, जिस प्रकार से आप दौड़ने के लिए आप खुद अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आप कीचड़ में दौड़िए, आप रेत में दौड़िए, आप घास के ऊपर दौड़िए, आप बाजरा के खेत में दौड़िए, आप गेहूं के खेत में दौड़िए, उसके अलावा आप ऐसे खेत में दौड़िए जिसमें पानी भरा हुआ घुटनों तक, तो सभी जगह पर आपकी गति अलग अलग होगी। ठीक उसी कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में लगाइए। ठीक है। प्रकाश का गमन भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, तो इसी वजह से क्या है, प्रकाश का देखिए डिफरेंट मीडियम है तो उसकी गति भी वहां पर देखने के लिए हमें डिफरेंट मिलेगी। इतनी बात समझ में आई आपकी? जैसे मानिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर मैं हवा में बात करता हूं प्रकाश की, तो प्रकाश की हवा में गति कुछ और मुझे मिल रही है। ठीक है, तो प्रकाश की गति यहां पर हवा में कुछ और है। और इसी बात को मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अगर किसी कांच में हम प्रकाश देखते तो यहां पर उसकी गति मुझे कुछ और देखने के लिए मिलती है। तो ऊपर लिखे हुए शब्दों को आप ध्यान से देखिए और नीचे लिखे हुए शब्दों को आप ध्यान से देखिए, दोनों में क्या है आपको डिफरेंट नहीं दिखेगा। ठीक, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम प्रकाश की बात कर सकते हैं तो 1 2 3 4, ठीक, इंटू 10 इंटू इतने किलोमीटर पर सेकंड। तो हमें यहाँ पर इतनी किलोमीटर पर सेकंड हमें देखने के लिए क्या बन जाएगी, प्रकाश की गति, और कांच में हमारे प्रकाश की गति कुछ और होती है। तो हमें दोनों जगह पर क्या होगी, प्रकाश की गति अलग मिल जाएगी। अर्थात हमारा एक ही निष्कर्ष निकल के आया है कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम का मतलब होता है कि एक ऐसा मीडियम जहां पर केवल एयर है और किसी भी प्रकार की गैस नहीं है, केवल वहां पर ऑक्सीजन है। सघन माध्यम उसे कहते हैं कि वहां पर प्रकाश को चलने में अब कठिनाई हो रही है। ठीक, तो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। ठीक है। तो अर्थात स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन ए रेयर मीडियम देन ए डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम की बात करते हैं, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अब इस उदाहरण को अब आप कंसेप्ट लगाइए इस एग्जाम्पल के ऊपर। अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास ये, तो आप यहां पर गौर से देखिए कि अगर मान लीजिए कोई मछली है, ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है हमारे पास और ये है मछली, तो यहां पर इसकी ये है एक क्या वास्तविक स्थिति, ये है इसकी वास्तविक स्थिति इस पोजीशन पे। लेकिन मैंने जैसे ही अपनी आंख से इस मछली को दिखा दी, ये मछली मुझे यहां नहीं दिखाई देगी, ये मछली मुझे इस पोजीशन पर दिखाई देगी। ठीक, तो मान लीजिए ये मछली है, इसकी वास्तविक पोजीशन पर है ये है और मुझे दिखाई दे रही है ये यहाँ पर इस जगह पर। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो जिसी वजह से हम मछली को हम मार रहे हैं, तो हम मान लीजिए उससे डंडा मार रहे हैं या कुछ मारे तो हम मार उसे यहाँ पर रहे हैं, बट उसकी एक्चुअल पोजीशन से ये है। तो यही बात तो देखो, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से किसी पानी से भरे टैंक में से मछली वास्तविक स्थिति से दूर दिखाई देती है, उसकी वास्तविक स्थिति दी है, बट यहाँ पर क्या है वो दूर दिखाई देगी। ठीक।
इसी वजह से हमें सिक्का भी अलग दिखाई देता है। इसी पे से देखिए हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं, नींबू। अगर मैं नींबू को देखूंगा पहले, तो नींबू मुझे थोड़ा आकार में छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने जैसे उसे एक कांच का गिलास लिया, उसके अंदर में पानी भरा हुआ है और उस पानी के अंदर मैंने नींबू को डाल दूंगा, तो अब मुझे नींबू मैं दूर से देखूंगा मैं, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ मुझे उस कांच के गिलास में नींबू का आकार बड़ा दिखाई देगा। ठीक। देखिए, जब एक नींबू को किसी पानी से भरे गिलास में रखा जाता है, तो उसका साइज वास्तविक साइज से कुछ बड़ा दिखाई देता है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास नींबू और ये है मेरे पास कांच का गिलास और इसके अंदर में भरा हुआ है पानी, तो इसका साइज तो वैसे छोटा है, लेकिन हम जैसे ही इसे देखेंगे किसी गिलास में, तो मुझे इसका साइज बड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। A lemon kept in water in glass tumbler appears to be higher than its actual size। वो अपनी वास्तविक जो साइज है उससे हमें क्या दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा। उसी प्रकार से अब बात करें पेंसिल की। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। ठीक। तो वह क्या होती है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अब यहां पर देखते हैं, तो प्रकाश को अगर हम देखते हैं, अगर इसके अंदर में पानी नहीं है तो हमें ये सीधी दिखाई दे। अगर मैं इस गिलास के अंदर में पानी डाल दूंगा तो मुझे उसकी पोजीशन इस प्रकार की दिखाई देने लगती है। ठीक है। ये सब क्या होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो क्या हो जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। अब इसी प्रकार से देखिए यहां पर, देखिए यहां पर प्रकाश के अपवर्तन की वजह से किसी टैंक या तालाब में पानी भरा होता है, तो उसका तल कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए कोई हल्का सा पानी भरा हुआ है, किसी एक टैंक में भरा हुआ पानी है, साफ सा पानी है, एक छोटा सा गड्ढा ही समझ लीजिए आप, टैंक समझ लीजिए, कोई तालाब समझ लीजिए। तो तालाब को हम गौर से देखते हैं, या मान लीजिए कोई नदी वगैरह है, हम उस नदी वगैरह को गौर से देखते हैं, उसका पानी एकदम स्वच्छ है, साफ है, बहुत अच्छा पानी है, मतलब उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है। तो जब मैं उसकी पैंदी को देखूंगा तो मैं मुझे ऐसा दिखेगा जिसके अंदर पानी बहुत कम है, अर्थात उसका देखिए तल है ये नीचे, ये तल है नीचे, तो ये तल नीचे रह करके मुझे यहाँ ऊपर ही दिखाई देने लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए बिल्कुल गहरा नहीं है, क्योंकि तल तो उसका नीचे है। नीचे तल जो है उस पानी के अंदर जब भरा हुआ, तो निचला तल जो है मुझे बहुत ऊपर लगने लगता है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस गड्ढे के अंदर में पानी क्या है, बहुत कम है। ठीक। तो ये सब क्या होता है, ये सब है रिफ्रैक्शन की वजह से। ये सब क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से हमको दिखाई देती है। अब अपवर्तन के थोड़ी हम नियम को समझ लेते हैं। तो देखिए, अपवर्तन के कुछ नियम भी दिए हमारी किताब में। देखिए, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो मान लीजिए कि ये है, देखिए ये है हमारे पास क्या, अविलंब या नॉर्मल। ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, ये है मेरे पास आपतित किरण, ये आ गई हमारी आपतित किरण। ठीक। अब और ये है अपवर्तित किरण, और ये है देखिए हमारे पास अपवर्तित किरण, यहां से देखिए चलने लगी है पॉइंट से, इस पॉइंट से। ठीक है। तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु, और ये है आपतन बिंदु O। ठीक, ये से मिलते है O पर डाला गया अविलंब। अविलंब का मतलब जो डाला गया है ये है, इसे कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं।
ठीक, एक ही तल में होते हैं या एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो देखिए, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन या सेम पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारे पास एक आपतन कोण का पॉइंट, ये है मेरे पास नॉर्मल का पॉइंट, और ये है मेरे पास अपवर्तित का पॉइंट। तीनों ही पॉइंटों को देखें, तीनों पॉइंट मेरे एक ही जगह पर हैं। ठीक, तो तीनों पॉइंट क्या होते हैं, हमारे एक ही जगह पर होते हैं। इसका द्वितीय नियम, अपवर्तन का द्वितीय नियम। ठीक, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या हम इसे कहते हैं स्नेल का परावर्तन का नियम। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्नेल। तो स्नेल ने एक नियम दिया था जिसे हम अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं, या हम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो स्नेल ने भी देखिए एक नियम दिया था, जैसे कि जिसका नियम उनके नाम के ऊपर रखा गया है। जैसे मान लीजिए, किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, इसका मतलब समझिए पहले यहाँ पर। The ray of sine angle of incidence is to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, जैसे एयर क्लास, या हम बात कर सकते हैं एयर वाटर। अब इसमें इसका थोड़ा मतलब समझिए। अब इसमें कह रहा है कोई भी जो एक, देखिए, किसी पारदर्शी युग्म, पहले इसका मतलब है किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए। ठीक, ये देखो, युग्म का मतलब होता है एक जोड़ा। अब जोड़ा की मतलब बात कर सकते, या तो देखिए हमारे पास एक जोड़ा हो सकता है एयर और ग्लास का। एयर और ग्लास मतलब ये वाला हिस्सा है हमारे पास एयर का, और ये हिस्सा है ग्लास का। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ये समझिए, ऐसे करके ये आ रही है कोई किरण, वो आ करके ऐसे बढ़ रही है। ठीक, तो ये है हमारे पास ग्लास यानी कि कांच का हिस्सा, और ये है हमारे पास एयर। तो एक दो मीडियम बन गए। ठीक, या हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए एक मीडियम मेरा एयर का और दूसरा मेरा वाटर का हो सकता है। जैसे मान लीजिए, ये है हमारे पास एक टैंक है। अब यहां से जो भी कोई एक मेरे पास एक एयर मीडियम है, और ये मेरे पास वाटर मीडियम है। चाहे तो एयर मीडियम हो सकता है या वाटर मीडियम, एयर वाटर मीडियम हो सकता है, या एयर ग्लास मीडियम हो सकता है। मैंने हवा और कांच का मीडियम, यानी कि दो मीडियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमें इस कोण की बात करते हैं, मान लीजिए ये है इस प्रकार के, मान लीजिए बना लीजिए आप ऐसे करके, और ये ऐसे करके मेरे पास ये नॉर्मल आ रहा है, ये नॉर्मल ऐसे करके। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जिया, जिया का मतलब होता है साइन। जैसे हम बात कर सकते हैं कि मेरे पास मान लीजिए ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण को हम बात करते हैं। थोड़ा देखिए, अभी मैं आपको और समझा देता हूँ, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो देखिए आप यहाँ समझिए, इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, दोबारा आप समझ लीजिए। अभी आपके दिमाग में कंसेप्ट नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी आप देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बना लिया। इस चित्र को थोड़ा यहाँ पर समझ लो। अभी हम चित्र को समझा रहे थे, मान ये है हमारे पास एक मीडियम, और ये है मेरे पास नॉर्मल, और ये है मेरे पास ये अपवर्तन कोण। तो इसे मैं कहता हूं आपतन कोण। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण की साइन। ठीक है, इसे कहता हूं आपतन कोण। तो कोण आई यानी एंगल ऑफ आई की क्या है, साइन। ठीक, साइन। तो साइन आई कह सकते हैं, तो एंगल साइन आई। दूसरा की अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल साइन, साइन ये है आई और ये है साइन आर। इन दोनों की अगर बात करते हो, तो इन दोनों के अगर मैं मान की बात करता हूं, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो तो इन दोनों का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट, स्थिर रहेगा। इन दोनों का मान स्थिर रहेगा। अब देखिए आगे हम यहां से सब समझ में आ जाएगा। देखिए,
आपतन कोण की जिया या हम साइन आई कह सकते हैं, ठीक है। अपवर्तन कोण की जिया या हम साइन आई कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं, मान लीजिए कोण है साइन आई, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कोण है साइन आर। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, दोनों का मान जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, अर्थात वहां पर क्या रहेगा, नियतांक, वो है कि जो है वो उस जगह पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक, जिसे हम अपवर्तनांक कहा जाता है। अब इन दोनों मान के मान स्टेट रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अपवर्तन कहा जाता है और इसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इस मान को हम एन द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो हमारे पास एन हो गया, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो इससे हम क्या कहते हैं, एन क्या है, एन है अपवर्तनांक, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जितना दिया है हम थोड़ा उतना ही पढ़ेंगे विस्तार से। अब बात करें अपवर्तनांक की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो देखिए प्रकाश की स्पीड भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। तो देखिए ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, अभी हमने सबको समझाया कि प्रकाश की चाल है क्या, हवा में कुछ और है, पानी में कुछ और है, और कांच की बात करें तो कांच में कुछ और है। तो जैसे जैसे मीडियम आते जाएंगे, धुआं में कुछ और होगी, कोहरे में प्रकाश की चाल कुछ और होगी। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, उसकी चाल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो लाइट प्रोपोगेट्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। उसके अलग सबसे तेज गमन वायु में होता है। तो लाइट की अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो एक ऐसा मीडियम है जिसमें एयर है, मतलब ऑक्सीजन है, ज्यादा उसके अंदर में गैसें नहीं है। अगर उस मीडियम के अंदर में मान लीजिए ऑक्सीजन की जगह पे ऑक्सीजन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हो जाए, सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स हो जाए, उसमें CFC गैस भी मिक्स हो जाए, और उसके अंदर बहुत सारी गैसें मिक्स हो जाए, तो वो उसे हम कहेंगे कि अब यहाँ पर बहुत सारी गैसें मिक्स हो गई उस मीडियम में, तो अब हम कहेंगे इस तरह के प्रदूषण वाली सारी गैसें आ गई, तो वहां पर प्रकाश की चाल कुछ और हो जाएगी। समांगी पारदर्शी, एक समांगी पारदर्शी मीडियम वह होगा जिसमें केवल एक ही प्रकार की क्या होगी, मान लीजिए गैस हो सकती है, या एक ही प्रकार का जो भी कोई मटेरियल है वो एक ही प्रकार का पदार्थ होगा मेरा, ठीक। तो अगर मान लीजिए कोई ऑक्सीजन गैस है, वहां पर कोई निर्वात है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी हमारी, एक समान होगी। बट उसी मीडियम में बहुत सारे गैसेज आ गई तो प्रकाश की चाल बदल जाती, लेकिन निर्वात में आते हुए, लेकिन कांच तथा पानी में इसकी स्पीड कुछ कम होती है वायु की अपेक्षा। तो कांच में थोड़ी कम मिलेगी, पानी में कम मिलेगी, लेकिन बात करते हैं एयर की, तो एयर के अंदर में स्पीड कुछ और अधिक होगी। अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा आगे। तो दो मीडियम बन गए, एक मीडियम में प्रकाश की चाल कुछ और है, दूसरे मीडियम में प्रकाश की चाल कुछ और है। तो यहाँ पर देखिए 1n2 या 2n1 से संक्षेप में प्रदर्शित किया जा सकता है। n को मैंने अभी तुम्हें बताया, n का मतलब होता है अपवर्तनांक, n का मतलब होता है अपवर्तन, बट यहाँ पर एक 1 लगा हुआ है, दूसरा 2 लगा हुआ है। तो 1 का मतलब होता है कि एक मीडियम, यानी कि एक मीडियम में प्रकट किया, 2 का मतलब दूसरे में। तो 1 का मतलब यहाँ पर 1 पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं विरल माध्यम की, तो ठीक है, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि 1। 2 का मतलब है N2 सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अगर हम मान लीजिए किसी प्रकार से मेरे पास क्वेश्चन भी दे रखा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ये है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो अपवर्तनांक आप ऐसे लिख सकते हैं, आराम से प्रश्न हो जाता है। जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाएंगे आपको ये सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे, बट हमारे SCRT की बुक्स में इतना नहीं लिखा है, जितना लिखा है केवल उतना ही समझेंगे, ठीक है। तो एक मेरे पास ये मीडियम है, इसे मैं कहता हूँ विरल माध्यम। तो ये है मेरे पास क्या, विरल माध्यम, यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और है, और ये आ गया कांच, अब इसे कहते हैं सघन माध्यम, तो यहाँ प्रकाश की चाल कुछ और है, ठीक। दोनों की चाल का मतलब अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, तो आसानी से हम उसका अपवर्तन। अब इसी प्रकार के कंसेप्ट को थोड़ा यहां दिमाग में लगाइए, अभी आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि तारों का टिमटिमाना, हम खूब देखते हैं, हमें तारे दिखते हैं, रात को तारे टिमटिमाते रहते हैं, हम अच्छी तरह देखते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को अभी बताएंगे इसके बारे में। तो पहले हम देखते हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो देखिए
तारों की चमक रात्र में घटती बढ़ती रहती है। अगर हम किसी तारे को देखेंगे बड़े गौर से, कभी हमें वो दिखता है बहुत ज़्यादा चमक रहा है और कभी हम देखेंगे बहुत कम चमक रहा है। तो कभी उसकी जो चमक होती है कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम, तो घटती बढ़ती रहती है उसकी चमक। ठीक, तो जिसे हम तारों का टिमटिमाना कहते हैं। तो तारा बहुत सारे रात को देखना, जब सोएंगे आप अपने मम्मी पापा के साथ सोएं तो उसमें देख सकते हैं खुले आसमान में गर्मियों के मौसम में। तो तारे कभी हमें दिखते हैं बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं, कभी कम चमक रहे हैं, कभी कैसे चमक रहे हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं तारों का टिमटिमाना। इसका मतलब क्या है? अब हम देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता। अगर हम ऊपर गौर से वायुमंडल को देखें तो वायुमंडल पहली बात कभी शांत नहीं रहता। इसमें सदैव ठंडी एवं गर्म हवा की धाराएं चलती रहती हैं। ऊपर हम आसमान में देखें तो वहां पर देखिए बहुत सारी कभी कभी गर्म हवा भी चल रही है, ऊपर ठंडी हवा भी चलती रहती है। तो ऊपर गर्म हवा ठंडी हवा बहुत सारी चलती रहती है, जिसकी वजह से क्या है, वायुमंडल शांत नहीं रहता। कभी गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसके फलस्वरूप वायुमंडल के किसी स्थान की वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। तो कभी देखिए गर्म हवा चल रही है, कभी ठंडी हवा चल रही है। तो इसकी वजह से क्या है, उसकी अगर बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, यानी कि अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक क्या उसका बदलता रहता है। ठीक है, वायुमंडल के अपवर्तनांक में आकस्मिक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने पूर्ववर्ती मार्ग से हट जाती हैं। इसके फलस्वरूप कुछ क्षणों के लिए प्रेक्षक की आंखों में तारे से आने वाला प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता या बहुत कम पहुंचता है। अतः हमें इसी वजह से रात्रि में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो मान लीजिए हम ये है, मान लीजिए एक प्रकाश, ये है मेरे पास तारा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्या है इस जगह की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर हमें ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी जगह पर हमें क्या है, इस माध्यम में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पर थोड़ी गैसें अधिक दिख रही हैं, तो यहाँ पर प्रकाश की चाल कुछ और हो गई। यहाँ पर गैस कुछ कम है तो यहाँ प्रकाश की चाल कुछ और हो गई। यहाँ पर गैसें अधिक हैं तो यहाँ प्रकाश की चाल कुछ और हो गई। ठीक, तो जिसकी वजह से ये तारा मुझे दिख रहा है, तो कभी तो ये तेज चमकता है और जैसे ही किसी जगह पर थोड़ा धुंधला धुंधला आ जाए, कुछ और भी गैसें आ जाती हैं, बहुत सारा ऐसे मीडियम आ जाते हैं रास्ते में पढ़ते पढ़ते, कि उसकी वजह से क्या हम तारा क्या है कम दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कभी तारा मुझे कम दिख रहा है चमकीला, कभी मुझे अधिक चमकीला दिख रहा है, कभी हमें वो तारा दिख ही नहीं रहा, तो कभी बहुत अच्छा चमक रहा है। तो ये सब क्या है, ये हमारे आसमान के अंदर में गर्म एवं ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ठीक, मौसम बदलता रहता है, वहाँ पर बहुत सारी गैसें भी आती रहती हैं। तो इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी आँखों को जो सीधा प्रकाश आना चाहिए, मतलब इसकी लाइट बिल्कुल सीधी हमारी आँखों पर पड़नी चाहिए, उसकी वजह से वो अपवर्तन की वजह से थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। ठीक, तो अपवर्तनांक क्या है वहाँ का बिल्कुल शांत नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो तारे जो है रात को टिमटिमाते नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म की बात करते हैं। देखिए प्रिज्म एक पारदर्शी कांच की बनी वस्तु होती है। प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म हम उसे कहते हैं जो कि एक कांच का बना हुआ क्या है, एक मटेरियल होता है। ठीक, कांच का बना हुआ आपने स्कूलों में देखा होगा, बहुत सारी स्कूलों में लैब में मिल जाता है। तो अध्यापक दिखाते हैं, तो एक कांच का होता है हमारे पास। ठीक, कांच की बनी हुई क्या एक वस्तु है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जिसमें दो त्रिभुज होते हैं, जिसमें क्या मिलेंगे, दो त्रिभुज। देखिए एक तो त्रिभुज देखिए मुझे ये मिल रहा है, यहाँ देखिए एक त्रिभुज, एक त्रिभुज देखिए इसके पीछे होगा बना हुआ। ठीक, इसे हम आप यहाँ पर देखिए तो एक त्रिभुज। ठीक, ठीक, इसमें त्रिभुजीय श्रेणी। ठीक है, दो त्रिभुज तथा तीन आयताकार सतह होती है। एक देखिए आयताकार सतह मेरे पास ये है और एक इसके पीछे बनी हुई है और एक इसके नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दो क्या मिल गए मुझे यहाँ पर त्रिभुज, और तीन क्या मिल गए हमें यहाँ पर देखने के लिए आयत। तो इसे हम कहते हैं प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास विच हैज
टू ट्राई एंड्स, इसमें दो क्या होते हैं मेरे पास, ट्राइंगुलर एंड होते हैं एंड थ्री रेक्ट एंगुलर साइड, और तीन क्या होती हैं इसमें आयताकार सतह होती है। अब देखिए यहां पर प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसे थोड़ा बहुत आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये है मेरे पास एक प्रिज्म, ये है हमारे पास एक रखा हुआ प्रिज्म, ठीक। अब ये है देखिए कोई भी प्रकाश की आपतित किरण, ये है देखिए प्रकाश की आपतित किरण। अब ये प्रकाश की आपतित किरण ऐसे करके जाना तो इससे सीधा चाहिए था, बट ये क्या हुई, ऐसे करके यहां पर इधर मुड़ गई, ठीक। क्योंकि यहां पर माध्यम कुछ और है, यहां पर माध्यम क्या है, फर्स्ट, और यहां पर माध्यम क्या है, सेकंड। अब सेकंड माध्यम से निकल के फिर वो फर्स्ट माध्यम में आ गई, ठीक। तो प्रकाश की अगर बात करें तो प्रकाश देखिए इस माध्यम में यहां पर गति कुछ और है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति कुछ और हो जाएगी। अब जैसे ये बाहर तीसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो इसकी गति कुछ और हो जाएगी। अर्थात हम ये कहते हैं ये भी मेरे पास रेयर मीडियम है, ये भी मेरे पास रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक। तो अब यहां पर हमें थोड़ा और समझना है, बेहतर संग से समझना है। प्रकाश को जाना तो चाहिए था सीधे, बट वो सीधे नहीं गया, वो यहां मर गया। ये है इसकी वास्तविक कंडीशन। अब यहां पर देखिए ये है मेरे पास नॉर्मल, ठीक, एन और एन डैश मेरे पास क्या है, नॉर्मल, ठीक। तो ये है हमारे पास नॉर्मल, ठीक। अब हम इससे थोड़ा आगे देख करके अब हम देखिए आगे कीजिए। अब इस लाइन को हमने थोड़ा और आगे बढ़ाया, ये आगे बढ़ाया तो हमारी देखिए डॉट 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 करके आगे चलेगी, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर ये इधर को जा रहा है तो हमने इसे पीछे की तरफ से ऐसे डॉट 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 करके हमने आगे बढ़ाया, ठीक। अगर मैं इसकी एक सीधी रेखा बनाता हूं तो सीधी रेखा मेरी देखिए इधर को जाकर के बनती है, और इसकी सीधी रेखा मेरी जाकर के यहां बनती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसके बीच में आप देखिए इसे आगे भेजिए और इसे आगे भेजिए तो इनके बीच में देखिए ये कोण बन गया, ठीक। तो पहले देखिए इस वाले कोण की बात करते हैं, इस वाले कोण को कहते हैं हम क्या, आपतन कोण। तो इसे कहेंगे कोण आई, तो इसे क्या कहेंगे, एंगल आई। तो ये है मेरे पास क्या, कोण आई। तो इसे कोण आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ठीक है, आपतन कोण। इसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। अब यहां पर देखिए ये है कोण आर, आर का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव। तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अब कोण ई आ गया, ई देखिए हम इसे कह देंगे इस वाले को, ई का मतलब होता है इमरजेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अब इससे देखिए आगे जैसे हमने इसे आगे बढ़ाया, ये देखिए यहां पर चढ़ेगा और इसको मैंने पीछे से इस वाली किरणों को पीछे किया तो ये बन गया विचलक कोण, ठीक। तो हम इसे कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डी क्या है, एंगल ऑफ, यानी कि कोण डी, कोण डी क्या है, विचलन कोण, इसे हम कहते हैं विचलन कोण या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और जो ए बना हुआ, ये क्या है हमारे पास, प्रिज्म का एंगल, ठीक है। ये बहुत अच्छी टेबल दे रखी है, जैसे आप ऊंची क्लास में जाएंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगी, बट इसे यहां पर समझ लेंगे तो तुम्हें और बेहतर समझ में आ जाएगी। तो प्रिज्म से इस प्रकार के एंगल बनते हैं। अब देखिए यहां पर प्रिज्म के बारे में, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। अब श्वेत प्रकाश का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास ये प्रिज्म है, ये है मेरे पास प्रिज्म। अब यहाँ पर कोई भी एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण अर्थात ये कैसा आ रहा है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक। जैसे ये इसके अंदर में आएगा तैसे इसे हम बाहर देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है, अर्थात डिस्पर्सन हो जाता है, ठीक, फैल जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ये डिस्पर्सन, विक्षेपण, ये देखो फैल जाएगा और अपने अपने रंगों को क्या करेगा, हमें शो करेगा। तो हमें दीवार पर अपने अपने रंग दिखाई देने लगते हैं। तो थोड़ा हम आगे इसे और समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों
अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मान लीजिए कोई मेरे पास प्रिज्म है, तो प्रिज्म से जैसे ही मैं एकदम श्वेत व्हाइट लाइट निकालूंगा, यहाँ से देखिए व्हाइट लाइट निकलेगी, तो व्हाइट लाइट जैसे ही निकलेगी तैसे ही वो क्या है कि सारे रंगों में क्या विभक्त हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारे रंगों में बटना है, इसे मैं क्या कहता हूँ, विक्षेपण। सारे रंगों में बटना क्या कहलाता है, विक्षेपण, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक, तो अब आप यहाँ पर कलर को देख लीजिए, तो इसमें कलर की बात करता हूँ, तो ये है मेरे पास सबसे पहले ऊपर है रेड कलर। तो रेड कलर को देखता हूँ, रेड कलर कम झुक रहा है। ठीक, रेड कलर क्या हो, कम झुका है। उससे देखिए ऑरेंज कलर उससे थोड़ा अधिक झुका, येलो कलर थोड़ा अधिक झुका, ग्रीन अधिक झुका, ब्लू सबसे नीचे है वायलेट कलर। तो ये कलर नीचे अधिक झुकता है। ठीक है, ये अधिक झुकता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरे पास 7 क्या है, 7 लड़के हैं हमारे पास। यहाँ तो एक स्पीड से दौड़ रहे थे। अब सातों लड़कों को दौड़ने के लिए मैंने एक ऐसा खेत दिया कि उस खेत के अंदर में, एक ऐसे खेत में मैंने उसे दौड़ाया कि उस खेत के अंदर में हम ये कह सकते हैं कि गेहूं या बाजरा है। तो एक ऐसा लड़का है जिसकी दौड़ने में गति थोड़ी कम हुई, वो है वायलेट कलर, ये दौड़ नहीं पाया, अर्थात ये अधिक थक गया, इसकी स्पीड कम रही। और रेड वो है कि इसकी स्पीड अधिक रही, मुड़ा तो था। वैसे अगर ये सीधा चला जाता, यूं करके सीधा चला जाता, तो हमें यहाँ पर ये कहते हैं कि इसकी स्पीड बहुत तेज है जैसी, बट यहाँ की स्पीड क्या है, उसकी कम हो गई। तो रेड कलर ये होता है कि इसकी स्पीड क्या है, अधिक है, और वायलेट की स्पीड क्या है, कम है, जिसकी वजह से वो अधिक झुक जाता है। ठीक, तो इस पर्दे पर तो हम देखते हैं कि पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को प्रकाश का हम वर्णक्रम कहते हैं। तो हमें प्रकाश के 7 कलर, 7 जो मतलब कलर होते हैं, वो कलर हम क्या हमें दिखाई देते हैं। अब देखिए, यही मैंने बताया आपको, वही देखो लिखा है यहाँ, लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक स्पीड से कांच के प्रिज्म में गमन करता है। तो यहाँ पर ये कम झुक रहा है तो इसकी स्पीड तेज है, ये अधिक झुक रहा है तो इसकी स्पीड सबसे कम है। ठीक, अतः सबसे कम झुकता होता है, ठीक होता है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होगी। भाई कम झुक रहा है तो इसकी वेवलेंथ, इसकी तरंग भी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। ठीक है, जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, अतः इसकी स्पीड सबसे कम होगी, इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो इसकी अगर वेवलेंथ की बात करता हूँ तो इसकी क्या है, मुझे सबसे छोटी मिल रही है, और इसकी क्या मिल रही है, सबसे अधिक मिल रही है। ठीक है, अब देखिए बरसात के समय पे इंद्रधनुष का बनना है। देखिए बरसात के दिनों में आकाश में बनने वाले इंद्रधनुष में भी 7 रंग दिखाई देते हैं। बरसात में हमने खूब देखा होगा कि हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। तो हमें क्या दिखाई देता है, एकदम इंद्रधनुष बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर देखिए, गौर से देखिए कि इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, सब क्या है, सिर्फ हमें यहाँ पर बात करते हैं इस आकाश की। तो हमें यहाँ पर देखिए इसमें जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरता है तो वहां पर हमें वह अपने रंग को विक्षेपित कर देता है, जिसकी वजह से हमें आकाश में इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखते हैं हम लेंस। लेंस क्या है, लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है। तो हमें यहाँ पर कह सकते हैं लेंस की अगर बात करते हैं तो ये कोई पारदर्शी माध्यम है, इसके देखिए दोनों पृष्ठ वक्राकार है। तो यहाँ मान लीजिए हम ऐसे कह सकते हैं कि लेंस की हम या तो उसके दोनों पृष्ठ वक्राकार हो सकते हैं, ठीक, या हम ये कह सकते हैं कि उसका एक पृष्ठ वक्राकार हो सकता है। ठीक, तो या तो उसके दोनों हो सकते हैं वक्राकार, या उसका एक हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं एक हो सकता है उसका। ठीक है,
तो एक पृष्ठ उसका समतल हो सकता है और दूसरा उसका वक्राकार, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ही पृष्ठ वक्राकार हो सकते हैं। अगर दोनों पृष्ठ वक्राकार हैं तो हम उसे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए वक्राकार हो गया। आगे समझाइए। देखिए लेंस ले रखा है, तो अब एक है मेरे पास अवतल लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, एक है मेरे पास उत्तल लेंस। अगर हम अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस को देखिए हम अपने बुक्स के अंदर में, अपनी किताब के अंदर हम पढ़ेंगे नोट्स, तो हमसे हम ऐसे दर्शाएंगे और उत्तल लेंस को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, वक्राकार होता है, ठीक है। और इसका क्या है, इसका भी वक्राकार है, बट यहाँ पर क्या है, दशा हुआ है या क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक। इसकी बाहरी पृष्ठ क्या होती है, ये इसके अंदर की पृष्ठ होती है, इसकी बाहर की पृष्ठ होती है रिफ्लेक्टिव, ठीक है। अब देखिए ये उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस देखिए ये इस प्रकार का हो सकता है आपका। देखिए जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा, अब इसके देखिए, इसके देखिए मध्य का भाग क्या है, मोटा, यहाँ पर अधिक मोटा है, ठीक। मध्य का भाग मोटा, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ऊपर उठा हुआ, वल्जिंग आउटवर्ड, ऊपर उठा हुआ है, तथा किनारे पर पतला होता है। और इस किनारे की बात करें तो यहाँ पर किनारों पर मुझे क्या मिला है, पतला, किनारे पतले होते हैं, उस लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो जिस लेंस के मध्य का भाग पतला होता है, अब इसमें देखो मध्य का भाग पतला दिख रहा है मुझे, इस लेंस को गौर से देखो तो मध्य में क्या दिखेगा मुझे, पतला, तथा किनारे पर मोटा, और किनारे पर मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा, मोटा, ठीक है, मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। कर्व्ड इनवर्ट इन मिड पोजिशन, तो हमें ये कह सकते हैं ये क्या मिड पोजिशन में क्या होता है, थोड़ा अंदर दशा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। मान लीजिए कि मेरे पास एक लेंस है, ये है हमारे पास लेंस, इसे गौर से देखिए आप, ये है हमारे पास क्या लिखा हुआ, लेंस। अब इस लेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये है मेरे पास एक मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष है, ये हमारे पास क्या है, एक मुख्य अक्ष है। तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं लेंस की, ये है मेरे पास दूरी f1, ठीक। f1 की अगर हम दुगनी दूरी करते हैं तो इसे हम कहते हैं 2f1, या हम इसे c1 से करते हैं, ठीक। अब हम दूसरी देखते हैं, और ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक बिंदु, ठीक है। तो हम इस लेंस की यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कहलाती है, वक्रता दर्जा, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है मेरे पास, फोकस, और फोकस से लेके यहाँ तक की दूरी कहलाती है फोकल लेंथ, ठीक है, या फोकस दूरी। और जो फोकस दूरी जो होती है यहाँ तक, यहाँ पर जो मेरा फोकस है और ये फोकस की दूरी है, इसकी अगर मैं दुगनी कर दूंगा तो मैं इसे 2f1 कह सकता हूँ, या हम इसे c1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसे ऑप्टिक सेंटर, अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं तो अगर ये मेरी पास दूरी यहाँ पर f1 है तो बिल्कुल इतनी ही फिक्स दूरी मैंने यहाँ पर ली है, तो इसे मैं कहूँगा f2। अब इतनी दूरी मैंने यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ली, तो इसको मैं इस साइड पर मिलूंगा तो ये मेरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या यानी कि C2, और ये हमारे पास मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। तो जितनी देखिए हम यहाँ से इतनी दूरी मेरे पास सेम ये है, और इतनी ही मेरे पास सेम ये है, ये है मेरा मुख्य अक्ष, तो जितनी इधर है उतनी ही उधर है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम ऑप्टिक प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। C1 तथा C2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता केंद्र है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की दूरी कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, इसे कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या, इसे कहेंगे वक्रता, और ये क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र। लेंस की त्रिज्या उसकी वक्रता त्रिज्या को कहा जाता है। अब लेंस की जो त्रिज्या होती है, अब ये है लेंस की त्रिज्या, इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए यहाँ पर
अब C1 का मतलब क्या है? वक्रता केंद्र। F1 क्या है मेरे पास? C1 क्या है मेरे पास? वक्रता केंद्र। यहां पर समझिए ये क्या है मेरे पास? वक्रता केंद्र फर्स्ट। अब C2 क्या है? वक्रता केंद्र सेकंड, लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है। F1 क्या है मेरे पास? फोकस 1, ठीक है। F2 क्या है? फोकस 2। वो क्या है मेरे पास? ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। F1 से गुजरने वाली जो एक रेखा होती है, अब इन सारे के बीच में गुजरने वाली जो रेखा, इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक, अब लेंस के जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर। इसे हमने अभी समझा। अब देखिए सी और ओ के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। अब मान लीजिए ये है मेरे पास सी, ये है मेरे पास सी और ये ओ, इसके मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु है ये, इसे मैं क्या कहूंगा? फोकस। फोकस गौर से देखना, इसमें क्या कह रहा है? सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र। आप ऐसे समझिए, इसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र। वो क्या है? ऑप्टिक, प्रकाशिक केंद्र। तो हम वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच में के मध्य बिंदु को, इसके बीच के देखो मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु मतलब मध्य बीच वाले बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसे हम फोकस कहेंगे, इसे हम फोकस कहेंगे, इसे हम कहेंगे फोकस, जिससे एफ अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात F1 और F2 क्या है? फोकस। तो ये भी मेरे पास फोकस है और ये भी मेरे पास फोकस है। अब देखिए यहां पर मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। अब ये है मेरे पास मुख्य फोकस, ये है मेरे पास मुख्य फोकस। अब यहां से लेके प्रकाशिक केंद्र, ये है पॉइंट, यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो इसे हम क्या कहें? फोकस दूरी। इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। तो F1 से लेकर के और 0 तक, यानी कि इस अप्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी मेरे पास? फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक। इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। अब देखिए अवतल लेंस, इस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अगर मैं अवतल लेंस की बात करता हूँ, अवतल लेंस को, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस हम उसे कहते हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को डाइवर्ट कर देना। कोई चीज सीधी आ रही है बट वो सीधी ना करके उसे किसी और दिशा में डाइवर्ट कर देगा, तो हम इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए कोई मेरे पास एक पैरेलल टू एक्सिस मेरे पास आ गई कोई रे आएगी, ठीक है। ये क्या मेरे मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर क्या है हमारे पास? क्या है ये? आपतित किरण लिख दो, आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक। पहले समझ। अब ये यहां पर आ गई, यहां पर आने के बाद देखिए यहां से इसने क्या कर दिया? इसे डाइवर्ट कर दिया। अब ये वाली जो आ गई, इसे इसने क्या कर दिया? यहां से इधर डाइवर्ट कर दिया। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं किसी न किसी लाइट को फैला रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। अब यहां से देखिए ऐसे डाइवर्ट कर रहा है, इधर डाइवर्ट कर रहा है, इधर की साइड पर डाइवर्ट कर रहा है, ऐसे कर रहा है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब फैलाना, तो फैला देता है, ठीक है। इसे कहते हैं अपसारी लेंस। तो यह लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। तो कोई भी मेरे पास ये है आपतित समानांतर आ रही है, ठीक, आपतित किरण आ रही है एकदम प्रकाश मुख्य अक्ष के समानांतर जो आती है उसको ये फैला देता है, ठीक है। ऐसे करके फैला देता है। अब इस फैली हुई चीज को अगर हम पीछे डॉट 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 करके लेके जाए, यहां से हम इसे डॉट 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 करके ले आए, तो ये फोकस में जाकर मिल जाएंगे। तो ये कहां पर मिलती है? जाकर के फोकस पे जाकर के, बट ये क्या करता है? डाइवर्ट करता है, ठीक है। थोड़ा आगे देखिए आप। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मिडिल पार्ट तो मोटा होता, बट इसके किनारे कैसे होते हैं? पतले। इसे हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो यह लेंस आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब ये किसी भी लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है सारी लाइट को ला करके एक जगह फिक्स कर देना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी मेरे पास इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है, देखिए प्रकाश की किरण। इस प्रकाश की किरण को लेकर के ये यहाँ पर आकर के मिला रहा है सारी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए ये आ गई मेरे पास प्रकाश की किरण, ये आ गई प्रकाश की किरण। इस प्रकाश की किरण को एक मुख्य अक्ष से बात करते हैं, तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष के एक पॉइंट पर जाकर के यहाँ पर सबको मिला रहा है, ये देखो मिला रही है।
तो इसी जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट है, ये देखो इधर से आ गई, इधर से आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे आ गई, ये आ गई यहाँ पर, ये तो इसे कहते हैं यहाँ पर मिलना। तो मिलना मतलब कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब हुआ एक जगह पर ला करके उसे इकट्ठा कर देना। तो ये वाली देखिए प्रकाश की किरण ये गई, ठीक, जैसे ये जाएगी तैसे ये मुख्य अक्ष की मोड़ देगा, ये मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ेगा, ठीक, ये है मेरे पास मुख्य अक्ष, यहां से ये गई तो यहां पर मोड़ रहा है। बट वो वाला लेंस क्या कर रहा था मेरे पास, अवतल लेंस, तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, मेरी लाइट को फैला रहा था, ठीक, वो मेरी लाइट को फैला रहा है। बट हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किसी लाइट को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अवसारी, ठीक। तो यहाँ पर लाइट क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। देखिए यहाँ पर अब समझिए थोड़ा बात, देखिए इसमें क्या कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल लेंस की बात करते हैं तो उत्तल लेंस के द्वारा हम देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि इमेज कैसे बनती है। बस हमने पिछले अध्याय में कक्षा 7 का जो पिछला अध्याय है वहां पर हमने प्रकाश को पढ़ा, तो वहां पर हमने पढ़ा कि कोई भी कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशंस बनती थी, उस 6 पोजीशंस को आप पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वहां पर जो बनने वाली जो 6 पोजीशंस हैं वही 6 पोजीशंस यहाँ पर उत्तल लेंस द्वारा बनेगी, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस द्वारा बनेगी। तो कॉनकेव मिरर की पोजीशंस और कॉनकेव मिरर की पोजीशन और कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशंस दोनों क्या बनती हैं, सेम बनती हैं। अब इतना बात ध्यान रखें, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की जो बनेगी इमेज वो बिल्कुल क्या बनेगी, बिल्कुल समान बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर हम समझते हैं, ये है मेरे पास उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये है मेरे पास उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में देखिए अगर बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक कैसे, ये है मेरे पास मुख्य अक्ष, ये रेखा खींचे मुख्य, इसे मैं कहना फोकस, और फोकस की दुगनी कर दो तो ये मेरे पास वक्रता केंद्र हो जाएगी, ठीक। तो इसकी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और इससे यहां तक की दूरी को कहते हैं हम वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये कोई वक्रता केंद्र से पहले कोई ऑब्जेक्ट है और ये है अनंत पर। तो हम यहाँ पर थोड़ी बात समझिए, अगर कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट अनंत पर है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास अनंत पर, अनंत का मतलब हमें नहीं पता कहां पर है, बहुत दूर है। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, अगर कोई वस्तु इस वक्रता केंद्र से पहले रखी हुई है तो उसका इमेज कहां बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। अगर कोई वस्तु फोकस, ठीक, और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी गई है अगर कोई वस्तु, तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो पहले थोड़ा गौर से अपनी किताब को खोलिए, वहां पर एक टेबल दे रखी है, मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल दे रखा है, तो उसकी पोजीशन दे रखी है। अगर हमने जलती हुई मोमबत्ती 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, उसके बाद दूसरी पोजीशन उसमें दिखाएगा हमारी जलती हुई मोमबत्ती 40 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। अगली पोजीशन उसमें ये दिखाया कि जलती हुई मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अगली पोजीशन से ये दिखाया कि जलती हुई मोमबत्ती 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है। अगली पोजीशन दिखाया कि मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर पर रखी है। अब इन सारी सेंटीमीटर को आप गौर से नोट कीजिए, एक है 50, एक है 40, एक है 30, एक है 20, एक है 10। इसकी पोजीशन को आप समझिए। अगर मान लीजिए ये है फोकस, फोकस की दूरी और सेंटर कर्वेचर की बात करते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी 40 है तो फोकस मेरा 20 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि फोकस का दुगना क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की दूरी, ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या ये है पूरी वक्रता त्रिज्या, ये है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इस वक्रता त्रिज्या को आधा कर दूं तो ये आएगा मेरा फोकस, ठीक। तो मान लीजिए अगर कोई चीज मेरे पास 40 सेंटीमीटर पर रखी है तो 20 सेंटीमीटर पर उसका फोकस होगा, तो 20 सेंटीमीटर का फोकस होगा।
अगर कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है तो इसका मतलब है क्या है कि हमने जलती हुई मोमबत्ती को वक्रता, केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया। तो 30 सेंटीमीटर क्या है, 40 और 20 के बीच का हमारे पास पोजीशन क्या मिलेगा, 30। अब 20 कि हमने आधा कर दिया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं फोकस और इस प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास कोई जलती हुई मोमबत्ती हमने 10 सेंटीमीटर पर रखी है उत्तल लेंस से, तो हमें ये कह सकते हैं कि हमने जो जलती हुई मोमबत्ती रखी है वो हमने रखी है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में। अपने आप इमेज बन जाएगा। अब 50 का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर है, या हम उससे पहले कह सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से पहले है तो 50 है। अनंत का उन्होंने एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकती संख्या, कोई नापा तो है नहीं। केवल ये दे रखे, इन पोजीशंस को आप समझिए। आप पहली पोजीशंस देखिए, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए, कोई वस्तु या मोमबत्ती जलित हुई वक्रता केंद्र से पहले रखी हुई है। पहले रखी हुई मतलब 50 सेंटीमीटर पर। ये है मेरे पास 40 सेंटीमीटर की दूरी, ये है मेरे पास 30, ये है मेरे पास 20 और ये है मेरे पास 10। अब एग्जाम्पल में दे रखा है 50, तो 50 का मतलब क्या, सी से पहले है। तो अगर हमने जलती हुई मोमबत्ती की बात करें तो जलती हुई मोमबत्ती कहां पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र से पहले रखी हुई है। ठीक, अगर वक्रता केंद्र से पहले जलती हुई मोमबत्ती रखी गई है तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, हमारे देखो अभी बात पड़ा है कि अगर कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी आपतित किरण है या कोई प्रकाशित किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो उत्तल लेंस क्या करता है, उसे मोड़ देता है। कहां, मुख्य अक्ष की तरफ। मुख्य अक्ष का मतलब ये है, मुख्य अक्ष की रेखा की तरफ इधर मोड़ेगा, तो उसने देखिए इधर मोड़ दिया यहां पर। ठीक। दूसरी हम बात ये करते हैं, दूसरी हमारे पास कोई प्रकाशिक किरण है, अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है, तो मान लीजिए ये कोई है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के ऐसे गुजरेगी, तो जिस माध्यम से होकर के गुजरती है वो उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में वो वापस हो गई। अब ये दोनों देखिए कहां पर जाकर मिले, यहाँ पर। पहली कंडीशन को याद रखिए, कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो उत्तल लेंस, तो उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस उसे क्या कहता है, मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। तो उसने मुख्य अक्ष की तरफ इधर ये मोड़ दी। ठीक, ये मोड़ दी। दूसरी बात, अगर कोई प्रकाशिक किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र जिसे हम कहते हैं वो, अगर वो यहां से ऐसे गुजरती है तो वो इसी माध्यम में ही वापस हो जाती है। वो जिस माध्यम में जा रही है, प्रकाशिक केंद्र के माध्यम में होकर के गुजर रही है, तो प्यारे बच्चों वो उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। अब ये दोनों कहां पर मिल लेंगे, एफ और सी के बीच में मिल लेंगे। तो हमारा इमेज कहां पर बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, आप ये समझिए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, इमेज नेचर क्या हुआ, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। ये है मेरे पास फोकस, ये है वक्रता केंद्र, और इसके बीच में यहां पर ये देखिए इमेज बनेगा, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, तो वही लिखा है। तो अब देखो इसमें क्या कर, प्रतिबिंब का आकार कैसा हुआ, छोटा। अब यहां पर देखिए इसके आकार को देखिए, इसका आकार छोटा है और इसका आकार देखिए थोड़ा बड़ा है, तो आकार कैसा होगा, छोटा, यानी कि डिमिनिस्ड। दूसरी बात, अब वो कहां पर बना, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक का मतलब पहली बात तो हम बात करते हैं वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं, वो कहां बनेगा, एकदम रियल बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब वो नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरा देखिए, जब कोई वस्तु या जलती हुई मोमबत्ती वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, अर्थात 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो ये है मेरे पास उत्तल लेंस, इसकी 40 सेंटीमीटर पर यहां पर रखी हुई है। ये थी हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और ये है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब जलती हुई मोमबत्ती, यहां पर मोमबत्ती जल रही है, ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है।
ये समझ लो मोमबत्ती जल रही है। अब मोमबत्ती जल रही है तो अब हमने देखो पहले ही हमने आपको क्या बताया कि अगर कोई प्रकाशीकरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये है कोई प्रकाशीकरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो ये लेंस क्या करता है, उसे मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देता है। उसने देखो ये मोड़ दिया तो मोड़ करके देखो ये चलेगी। अब देखिए दूसरी, देखिए यहां पर, अब दूसरी देखिए हमारे पास, अब कोई भी दूसरी एक प्रकाशिक किरण है, अगर वो प्रकाशिक बिंदु से होकर के गुजरती है, अब ये कोई प्रकाशिक बिंदु से होकर के गुजरती है, ये देखो गुजर के जा रही है, तो वो इसी माध्यम में ही वापस हो जाती है। तो वो क्या होती है, इसी माध्यम में ही वापस हो जाती है। ठीक, ऐसे गुजर के जा रही है और वो इसी माध्यम में ही वापस हो जाती है। तो अब आप गौर से देखिए ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही है वक्रता केंद्र पर। तो ये कहाँ पर मिल रही हैं, वक्रता केंद्र पर। तो देखिए, तो इमेज, तो ये मोमबत्ती जो जल रही है उसके इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब देखिए प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, अर्थात C2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र। दूसरा, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का आकार समान होगा। अब इसके साइज की बात करता हूं, इसका साइज और इसका साइज क्या होगा, सेम, समान होगा। ठीक, वास्तविक होगा, मतलब ये क्या होगा, रियल होगा, और उल्टा होगा। उल्टा मतलब ये इधर है तो इधर, तो यहां पर कैसा बनेगा, ये उल्टा। अब देखिए, अब इसमें कह रहा है जब कोई वस्तु, जलती हुई मोमबत्ती, या तो कोई वस्तु ले लो या कोई जलती हुई मोमबत्ती। तो हमारे एससीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है जलती हुई मोमबत्ती का। ठीक, एससीईआरटी ने एग्जाम्पल किसका दिया, जलती हुई मोमबत्ती का। तो देखो जलती हुई मोमबत्ती वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा है, अर्थात 30 सेंटीमीटर। देखिए ये थी मेरे पास 40 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास 30, ये है मेरे पास 20 और ये है मेरे पास 10। ठीक, तो अब मेरे पास जलती हुई मोमबत्ती कहाँ पर रखी है हमने, जलती हुई मोमबत्ती कहाँ रखी है, 30 सेंटीमीटर पर। 30 सेंटीमीटर की दूरी, अर्थात 40 और 20 के बीच में। तो 20 पर क्या है मेरे पास, फोकस है, यहां पर क्या है मेरे पास, फोकस, और यहां पर मेरे पास क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मोमबत्ती रखी हुई है, इस बात को ध्यान रखें। तो मोमबत्ती जलती हुई मैंने कहां रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ये देखो जल रही है मोमबत्ती। ठीक, ये जल रही है। मैंने अभी बताया आपको, जब भी कोई प्रकाश की किरण, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के इससे टकराएगी तो यह लेंस क्या करता है, उस किरण को, उस किरण को क्या कर देगा, मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ेगा, इधर नीचे मोड़ देगा, नीचे मोड़ कर देगा, ये चलेगी। ठीक, दूसरी बात, जब भी कोई प्रकाश की किरण, ठीक, प्रकाश के बिंदु से होकर के गुजरेगी तो वह उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। अब ये प्रकाशिक बिंदु है, इस प्रकाशिक बिंदु से जब भी कभी कोई जाएगी, इधर जा रही है किरण, तो ये इधर जाकर के इसी माध्यम में ही वापस हो जाती है। अब ये दोनों जाकर कहाँ मिली, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, इसके साइज को देखिए और इसके साइज को देखिए, ये साइज थोड़ा बड़ा है दिख रहा है मुझे, तीर नीचे तक चला गया। ठीक, बट उल्टा है, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाद या वक्रता केंद्र से पहले बन गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र से पहले। ये है मेरे पास वक्रता केंद्र, इससे पहले बनना है, या हम ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, एक ही बात है। ठीक, कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं, बिल्कुल सही बात। या तो हम ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, या हम ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से पहले बनेगा। ठीक, आप कैसे समझ लो, या तो इधर से अगर दूरी को मेजर कर रहे हैं तो हम ये कहें वक्रता केंद्र से पहले बनेगा, इधर से करें तो वक्रता केंद्र के बाद बनेगा, एक ही बात है। ठीक है। प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा। अब इसके साइज की बात करता हूँ, यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज कैसा हुआ, इसका साइज छोटा, इसका साइज क्या, थोड़ा बड़ा हुआ, एनलार्ज्ड। दूसरी बात, वास्तविक को उल्टा हुआ। वास्तविक वाली बनने वाली चीज हमेशा हम बात करते हैं उल्टी बनती है। कोई चीज वास्तविक में बनेगी तो ज्यादातर कंडीशन में क्या बनेगी, वो उत्तर लेंस में उल्टी बनेगी। ठीक है, वास्तविक के साथ में उल्टा आप लेकर चलिए, सब कुछ आपको समझ में आए। अब देखिए अगला, देखिए कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, अर्थात 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास C1 या 2F1 में कह सकते हैं, ये है 40 सेंटीमीटर, ये है 30 और ये है 20 और इसके बीच की दूरी कहते हैं 10। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, या तो हम इसे 2F2 कह सकते हैं या हम इसे C2 भी कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए अब हम वर्ड से देखिए,
अब मोमबत्ती मैंने कहाँ रखी है? 20 सेंटीमीटर पर। 20 सेंटीमीटर पर रखी है, तो इसका मतलब क्या, वो चीज़ फोकस पर रखी हुई है। तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी प्रकाश के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी कोई किरण जाती है तो ये लेंस उसे क्या कर देता है? मोड़ देता है। इसे देखो नीचे मोड़ दिया। दूसरी सी से मेरी दूसरी मतलब अगर दूसरी जो मेरी जो रेखा है, मेरे मतलब दूसरी जो प्रकाश की किरण है, अगर वो ऑप्टिक बिंदु से ठीक प्रकाश के केंद्र से होकर के गुजरेगी तो वो इसी माध्यम में वापस हो जाएगी। ऐसे ऐसे ये देखी जा रही है, ठीक है, ये देखी जा रही है, ये देखी जा रही है, ये जाए, अब ये इसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इसी माध्यम में क्या है? ये वापस हो जाएगी। ठीक, अब ये जाकर के कहाँ मिलेंगे? मिलेंगी, मिलेंगी जाकर के कहीं ना कहीं। कहाँ पर मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन हमारी स्लाइडिंग से बाहर निकल गई है, अर्थात ये इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी, अर्थात अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो देखिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब ये जाकर के मिलेंगी बच्चों, पैरेलल जा रही है, ये जाकर के मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर। हमें मालूम नहीं कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इमेज अब अनंत पर बनेगा। साइज कैसा होगा? बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बहुत ही छोटा, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत छोटा होगा। इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि नहीं, प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा, सॉरी सर, छोटा नहीं, बड़ा होगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज, क्योंकि यहाँ पर जाकर के हम देखेंगे जहाँ जाकर के मिलेगी तहाँ इसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसका साइज तो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर इसका साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। ठीक, सॉरी कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मैंने लिखा हुआ है, भूल गया। बहुत बड़ा यानी कि हाईली एनलार्ज्ड। तो जो चीज जाकर के अनंत पर बनेगी उसका साइज हो जाएगा इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा, उसे हम कहेंगे हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात, वो इधर बनना है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे वो वास्तविक बनेगा, और कैसा होगा? उल्टा होगा। वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर यहां पर थोड़ी कंडीशंस आ जाएगी। जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी हुई है, अर्थात 10 सेंटीमीटर पर। अब जलती हुई मोमबत्ती मैंने कहाँ रखी है? ये था मेरे पास 40 सेंटीमीटर, ये थी मेरे पास 30 सेंटीमीटर, ये है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, और ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इससे पहले हमारा 50 था, 50 से पहले वाला कोई नहीं दे रखा क्योंकि वो अनंत वाला था। अब जलती हुई मोमबत्ती देखिए मेरी यहाँ पर ये जल रही है मोमबत्ती। अब मैंने देखिए अभी आपको बताया नियम के अंदर में, जब भी कोई मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो ये उसे क्या कर देगा? उसे मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ देगा। ये देखो मोड़ करके इधर पहुंच रही है। दूसरी बात, जब भी कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाश के केंद्र से होकर के गुजरेगी तो इधर होकर के ये देखो गुजर रही है, ये देखो गुजर रही है, तो वो इसी माध्यम में वापस आ जाएगी। अब थोड़ा गौर से देखिए, ये देखो जा रही है इधर और ये जा रही है इधर। आगे जाकर के इसे बढ़ाते जाएं, आप बढ़ाते जाएं, आप बढ़ाते जाएं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जाकर के आगे कहीं पर भी किसी भी जगह पर नहीं मिलेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये वाली किरण और ये वाली किरण आगे जाकर के कभी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये कभी नहीं मिलेंगी। तो भैया रियल साइड में तो ये कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसे 2f2 भी कह सकते हैं या हम C2 भी कह सकते हैं, 2f1 को हम C1 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कभी नहीं मिलेगी। हाँ, अब हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसे वर्चुअल में मिलाएंगे, अर्थात आभासी में अपनी एक काल्पनिक मिलाएंगे। अगर मैं इसे काल्पनिक में इसे लिखा डॉट 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 करके, अगर हम इसे काल्पनिक में लेके जाते हैं, हमने डॉट 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 करके इसे मान लिया। दूसरी मैंने इसे भी डॉट 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 करके आगे बढ़ाया, तो ये है मेरे पास क्या? काल्पनिक। काल्पनिक अर्थात हम इसे कह सकते हैं आभासी, या हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में वर्चुअल, वर्चुअल साइड। तो प्रतिबिंब वस्तु के पीछे या उसी तरफ बनेगा। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसी तरफ, इस तरफ वर्चुअल में उसी तरफ बनेगा, उसी तरफ। ये रियल साइड में नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा। अब यहां पर देखिए इसका साइज ये है, इसका प्रतिबिंब का साइज क्या? बड़ा। तो प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? बड़ा, एनलार्ज्ड होगा। आभासी
और सीधा बनेगा। अब आभासी बनने वाली चीज, आभासी का मतलब इस साइड को कहता हूं मैं आभासी, आभासी बनेगा अर्थात हम ये कह सकते हैं लेंस के उसी तरफ बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, और जो चीज आभासी में बनती है तो पहली बात वो कैसी बनेगी, अपराइट यानी कि इरेक्ट, सीधी बनेगी। इस बात को ध्यान रखें, वो कैसी बनेगी, सीधी। तो इधर बनने वाली कैसी होती है, सीधी। तो ये चीज क्या है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा सीधी बनेगी। जो चीज हमने सार दिया है उस टेबल को आप, सारी बात चीजों में उस टेबल को आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। ये है उस टेबल का सॉल्यूशन जो हमारे एससीईआरटी के बुक्स में दे रखा है, उस टेबल का ये है हमारे पास सॉल्यूशंस, ठीक। आप उस सॉल्यूशंस को उतार सकते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक आवर्धन लेंस होता है, केवल एक ही आवर्धन लेंस हुआ, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हम उसे कहते हैं जिसके अंदर में दो आवर्धन लेंस होंगे। तो यहाँ पर कितने होंगे, दो आवर्धन लेंस। देखिए एक ये आवर्धन लेंस है, एक ये आवर्धन लेंस है, और एक ये है आवर्धन लेंस, और एक है ये आवर्धन लेंस, ठीक है। दो आवर्धन लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर केवल क्या है, एक ही लेंस हो, और यहाँ पर क्या है, दो आवर्धन लेंस है। अब बात करते हैं मानव नेत्र की। मानव नेत्र, अगर मैं मानव नेत्र की बात करें, अगर हम बात करें मानव नेत्र की, बात करते हैं मानव नेत्र की, तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमें मानव नेत्र की संरचना देखिए हमें ऐसी दिखाई देती है। देखिए मानव नेत्र, मानव नेत्र की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ये देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक। ये है हमारे पास कॉर्निया। दूसरी बात, उसके बाद देखते हैं, हम ये देखते हैं तो ये हमारे पास अगली संरचना जिसे हम कहते हैं आइरिश। उसके बाद अगली बात संरचना जो मिलती है उसे हम कहते हैं पुतली, ये है देखिए पुतली। उसके बाद नेत्रोद, इसे हम कहते हैं नेत्रोद, नेत्रोद, ठीक। एक्वास्यूमर, इसके अंदर कुछ पड़ा होता है, पानी टाइप की कुछ रचना होती है, उसे हम कहते हैं नेत्रोद, ये एक्वास्यूमर, ठीक है। फिर है अवनेत्र लेंस। अवनेत्र लेंस कैसे, हम इसे इसे क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है, अवनेत्र लेंस। उसके बाद सीलेरी मांसपेशियां, अब ये दिखाई दे रही है आपको, ये इसे कहते हैं सीलेरी मांसपेशी, सीलेरी मसल्स, ठीक है। हमारे आंख में होते हैं सीलेरी मसल। उसके अलावा देखो पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पर्दे टाइप का दिख रहा है, इसे हम कहते हैं रेटिना, अंधबिंदु। और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। और ये काचाप द्रव कहते हैं इसे, ये देखो भरा हुआ नीला 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 नीला, ये दिख रहा है आपको सबको, जो नीला नीला भरा हुआ, इसे हम कहते हैं काचा आबद्रव। काचा आबद्रव मतलब बिट्रियस ह्यूमर, लिक्विड टाइप की चीज भरी हुई है इसमें, ठीक है। दृष्टि नाड़ियां, और इसके अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं, छोटी 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 छोटी, जिसे हम कहते हैं दृष्टि नाड़ियां। अब से हम थोड़ा समझेंगे। नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम नेत्र की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मानव की अगर बात करें तो देखिए मानव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नेत्र। नेत्र क्या है, एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, एक अंग है। इनके द्वारा हम पास और दूर की वस्तुओं को देखते हैं, ठीक। तो नेत्र से देखिए हम पास की वस्तु भी देख सकते हैं, हम नेत्र से दूर की वस्तु भी देख सकते हैं। तो नेत्र का काम केवल ये है कि चीज को दिखाना है, ठीक है। मानव नेत्र गोलाकार होते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नेत्र कैसे होते हैं, गोल गोल। मैंने अभी दिखाया आपको अंडा का टाइप का, ठीक है, जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछली स्लाइड में देखिए कुछ थोड़ा हुआ भाग उभरा हुआ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये दिख रही है, ठीक, इसे दिखाई दे रहा है जो वाला है ना, ये थोड़ा सा उभरा सा दिखाई दे रहा है, पर इसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे हम आइरिश कहते हैं। तो कॉर्निया की अगर बात करते हैं तो देखिए ये है मेरे पास कॉर्निया, इस कॉर्निया के पीछे ये देखो एक पर्दा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है पर्दा। तो ये वाला पर्दा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को पर्दा जो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पर्दा, इसे हम कहते हैं आइरिश। ये देखो पर्दा सा दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं आइरिश, ठीक है। ये पर्दा सा होता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं आइरिश। ठीक, आइरिस के मध्य में एक लघु निकास छिद्र होता है जिसे हम पुतली भी कहते हैं। तो पुतली अभी मैंने दिखाया आपको, इसे हम पुतली कहते हैं, ठीक। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक
प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। इसके ठीक पीछे उत्तल लेंस की आकृति की संरचना होती है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। अब देखिए आगे, देखिए मानव नेत्र में सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम रेटिना कहते हैं। अब देखिए मानव नेत्र को थोड़ा हमने यहाँ पर देखा है तो ये यहाँ पर देखिए पारदर्शी एक झिल्ली होती है जिसे हम यहाँ पर क्या होती है, पारदर्शी झिल्ली, जहाँ पर हम इसे क्या कहते हैं, रेटिना। यहाँ पर एक झिल्ली मिलेगी पर्दा टाइप की, ठीक है, इसे हम कहते हैं रेटिना। रेटिना किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से होकर गुजरती हैं। अब मान लो कोई प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, इस कॉर्निया से होकर के जैसे ही गुजरने वाले के बाद नेत्र पर आपतित होती हैं तो इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक। अब यहाँ से कोई भी इसे क्या कर देगा, रिफ्लेक्टिव कर देगा और इमेज कहाँ पर बने लगेगी, यहाँ पर। तो रेटिना पर क्या बनेगी मेरी एकदम इमेज क्या बनेगी, एकदम वास्तविक मिलेगी और उल्टी बनेगी, ठीक है, वास्तविक और उल्टी बनती है हमारी इमेज। अब देखिए अगर हम किसी स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, अगर मान लीजिए कोई स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो उसकी निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है। तो उसका मतलब है कि अगर कोई 25 सेंटीमीटर की मैं बात करता हूँ, 25 सेंटीमीटर पर मान लीजिए कोई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर पर मान लीजिए मैंने कोई किताब वगैरह पढ़ रखी है और 25 सेंटीमीटर पर मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरी लेंस की फोकस दूरी क्या है, बिल्कुल सही है, निकटतम के लिए बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर में आसानी से पढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मेरी लेंस की बिल्कुल सही है, ठीक। तो हमारी निकटतम दूरी की बात करते हो, निकटतम बिंदु मेरा क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पर कोई चीज आसानी से हम पढ़ सकते हैं तो हमारा निकटतम बिंदु है, ठीक है। नेत्र लेंस मोटा होता है, अगर नेत्र लेंस की बात करें थोड़ा मुझे क्या मिलेगा, मोटा होता है। फोकस दूरी छोटी होगी तो फोकस दूरी भी यहाँ से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब सारी क्षमता बड़ी हो जाती है तो इसके कन्वर्ज करने की पावर क्या है, वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक। सीरीली मांसपेशियां इस कंडीशन में क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं। मान लीजिए कि मैंने किताब ले रखी है, अगर मैं किताब को अपने पास में आकर के ऐसे करके पढ़ूंगा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो हमारी सीरीली मसल्स होती हैं वो सिकुड़ेंगी, ठीक। और मेरी उसे कन्वर्ज करने की पावर, कन्वर्ज का मतलब कोई भी चीज को वो कन्वर्ज करें, कन्वर्ज मतलब एक जगह पर फोकस करना है, ठीक है, मुड़े। तो कन्वर्ज करने की पावर जो होती है हम यहाँ पर कह सकते हैं वो मेरी बढ़ जाएगी, ठीक, पावर अधिक बढ़ेगी, ठीक, जिसकी वजह से लेंस क्या हो जाएगा, मेरी आँख का मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँख का लेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। हम आगे में पढ़ेंगे, अभी समझते हैं। अब देखिए दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, ठीक। एक तो होता है मेरे पास निकट दृष्टि दोष, निकट का मतलब कोई शॉर्ट पास की चीज के लिए दृष्टि दोष, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की दृष्टि दोष के लिए। अब समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। देखिए आखिर में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष का मतलब कि हमारी जो देखने की क्षमता है एक दूर वाली और एक पास वाली, उसमें कोई ना कोई कमी आ जाती है जिसकी वजह से मुझे दूर का और पास का हमें आसान नहीं दिख सकता, हमें साफ नहीं दिखेगा, क्लियर नहीं दिखा, तो उसे हम कहते हैं दृष्टि दोष, यानी कि देखने की क्षमता में कमी, ठीक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो देखिए जब मानव नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। मान लीजिए क्या 25 सेंटीमीटर मैंने किताब रख ली अपने पास, अब मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज को पढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरी पास की जो नजर है कमजोर हो गई। कोई चीज बहुत दूर है, इन्फिनिटी, मेरा मतलब 25 सेंटीमीटर अधिक है, अनंत पर है, कोई मतलब काफी दूर है और दूर वाली चीज हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हमें ये कहेंगे हमें दिखने में कहीं क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पास की चीज मुझे क्लियर नहीं दिख रही है, दूर की चीज मुझे क्लियर नहीं दिख रही है, तो इसे हम कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए अब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है। अब देखिए ये यहां पर एक देखिए, यहां पर देखिए गौर से देखिए एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये देखिए पहाड़, पहाड़ का मतलब काफी दूरी पर है पहाड़, उस पहाड़ को हम देख रहे हैं तो मुझे पहाड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ साफ क्यों दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक की जो मेरे पास इसके देखने की जो पावर है, ठीक, इसकी कैपेसिटी में हम देखते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ये यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं रेटिना,
जिसे हम क्या कहेंगे, रेटिना। तो इससे कि अगर कोई भी इसकी इमेज है यहाँ इस रेटिना पर बनेगी तो वो चीज दूर की है मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। ठीक, अब उसी चीज को हमने यहाँ पर देखा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर मुझे धुंधली दिखाई दे रही है और यहाँ पर देखिए रेटिना है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ की जगह पर यहाँ पर इमेज बनी है, यानी रेटिना से पहले इस इमेज को बनना तो चाहिए था यहाँ पर, बट ये बन नहीं है यहाँ पर। तो जब कोई इमेज रेटिना से पहले बन जाती है तो हमें वो चीज धुंधली दिखाई देती है, इसी को कहते हैं हम दृष्टि दोष। देखिए कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। बहुत सारे लेंस में थोड़े अधिक वक्र हो जाएंगे तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी है ये वाली, ये फोकस करने की दूरी कम हो जाएगी। यहाँ पर फोकस दूरी करने की अधिक है बट यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक, यहाँ पर क्या है, कम है, कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है। इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है इमेज, इमेज बननी चाहिए थी मेरे पास यहाँ पर, यहाँ बनेगी इमेज तो मुझे बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा, बट इमेज मेरी उससे पहले बनी है तो जिसकी वजह से मुझे क्या, धुंधला दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, अब आप समझिए, यहाँ पर अगर निकट दृष्टि दोष नहीं है तो इमेज रेटिना पर बनेगी। अगर हमें किसी प्रकार का निकट दृष्टि दोष नहीं है तो मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है तो इमेज इस यहाँ पर रेटिना पर बनेगी। अगर इमेज रेटिना पर बन रही है तो हमें कोई दोष नहीं है, हमें क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। ठीक, इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है अर्थात फोकस दूरी कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी मेरे पास अधिक है और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी मेरे पास कम हो गई है। अब इमेज यहाँ बन गई, बनने चाहिए यहाँ पर, बन गई यहाँ पर, तो फोकस दूरी क्या हो गई हमारे पास, कम। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी अधिक है और यहाँ फोकस दूरी क्या हुई, तो फोकस दूरी कम हो जाती है जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है। आप इसको सही कर सकते हैं। अगर चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करें तो मैं यहाँ पर उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करूंगा तो अवतल लेंस क्या कर देगा, अवतल लेंस क्या देगा, इस तो फोकस दूरी को यहाँ पर बढ़ा देगा तो पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इमेज रेटिना पर बनने लगेगी और सही दिखने लगेगा। तो अगर उचित लेंस आंख से पहले मैं एक अवतल लेंस ले लूंगा, मैं उसे अपने चश्मे के अंदर लगा लूंगा, तो अवतल लेंस का मतलब काम होता है कि अगर हमें कोई दूर की चीज़ है वो हमें क्लियर नहीं दिख रही है तो उसके लिए हम किसी आंख वाले के पास जाते हैं तो वो हमें उचित नंबर का, ठीक, उचित नंबर का क्या करेगा, वो हमारा अवतल लेंस लगा देगा हमारे चश्मे में। तो अवतल लेंस का काम क्या होता है, दूर की वस्तु को हमें सही दिखाना। ठीक, उत्तल लेंस हमें पास की वस्तु को दिखाएगा। तो मैं उचित नंबर का यहाँ पर क्या लगा दें हम, अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक, हमारा सही हो जाएगा। अब दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस। मान लीजिए कि हम किसी जगह बैठे हैं, किसी अक्षर को पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए अक्षर बने हुए हैं तो इस अक्षर को हम गौर से देखिए कि इसकी इमेज मेरी यहाँ पर रेटिना पर बनी है, तो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए। इमेज रेटिना पर बन रही है तो वो साफ दिखेगा। अब इमेज रेटिना पर न बन करके थोड़ी दूर बनने लगती है, यहाँ पर बनने लगती, थोड़ी दूर बन जाएगी। ठीक, बनना चाहिए था इमेज को यहाँ पर, ठीक, रेटिना पर, बट ये रेटिना से थोड़ी दूर बन रही है। उसमें क्या था, रेटिना से पहले बन रही थी, इसमें रेटिना से थोड़ी दूर बनी है तो इमेज रेटिना के थोड़ी पीछे बनने लगती है। बनना चाहिए यहाँ पर, अब इसके पीछे बनेगी। ठीक है, तो पीछे बनेगी जिसकी वजह से पास की चीज़ क्या मुझे धुंधली दिखाई देगी। कुछ लोगों की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ी। वहां पर फोकस दूरी कम हो गई, यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ गई, बढ़ गई। ठीक है, जिससे पास की रखी वस्तु स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर, रेटिना पर, ठीक है, रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है। तो रेटिना पर नहीं बनता बल्कि उसके पीछे बनता है जाकर के। हम इसे सही कर सकते हैं। इमेज रेटिना पर बननी चाहिए, कायदा से इमेज यहाँ बननी चाहिए। इमेज यहाँ ना बन करके अब इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ नहीं बन रही है इमेज, ये है रेटिना,
अब यहाँ बनी है उसके पीछे। तो देखिए दूरदृष्टि दोष में इमेज रेटिना के बाद बनता है, जिसकी वजह से मुझे धुंधला दिखाई देता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे, ऐसा चश्मा पहनेंगे। अब उत्तल लेंस का चश्मा पहनेंगे तो ऐसे क्या होगा, वो अब इमेज को यहाँ रेटिना पर बना देंगे। ये मैंने लगा दिया, ठीक। तो ये लगाने के बाद क्या होता है, अब ये इमेज को यहाँ बनेगा। अतः उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर ये दोष दूर किया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, यहाँ नहीं बनता, यहाँ नहीं बनता, यहाँ नहीं, केवल रेटिना पर बनता है। सामान्य नेत्र के लिए किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी क्या है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर, ठीक। ये नहीं है, ये नहीं है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें क्या है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है। तो प्रिज्म का जो आधार है इसके अंदर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वायलेट, बैंगनी। तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा उसके आधार पर। तो उसके आधार पर हमें कैसा रंग प्राप्त होता है, बैंगनी। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। देखिए उत्तल लेंस द्वारा दूर की वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। देखिए ये बात सही है कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो हम कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो वहाँ पर जो दूर की वस्तु का अगर हम कोई भी प्रतिबिंब लेंगे, तो मैंने अभी आपको उत्तल लेंस के बारे में 5 केस बताई थी, ठीक। जो हमारे SCERT की बुक्स में, जो बेसिक शिक्षा परिषद बुक्स है उसमें देखिए सब स्पष्ट दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जितनी भी उसमें इमेज को आप देखिए, जितनी भी मेरे पास पोजीशन से दूर दूर रखी गई पोजीशन है, मान लीजिए कोई मेरी 50 सेंटीमीटर पर रखी गई है, कोई 40 पे रखी गई है, कोई 30 पे रखी गई है, कोई 20 पे रखी गई है, तो हम इन पोजीशंस को देखें, ये पोजीशन ज़्यादा दूर रखी गई है। तो इनकी वजह से जो प्रतिबिंब में जो बन रहा है, इमेज बना है प्रतिबिंब, वो हमेशा पहले तो रियल बनेगा और उल्टा बनता है, ठीक। तो रियल बनता है और उल्टा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। और पास में ज़्यादा होगी तो वो वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है, ये बात सही है। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होते नहीं। प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात निर्गत नहीं, उसका नहीं। आपतित किरण की बात करें तो उसका कुछ और है, उसका कुछ और, उसका एंगल ही कुछ और है, ठीक है। अवतल लेंस से कभी वास्तविक और कभी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से देखिए कभी भी वास्तविक और आभासी नहीं बनता, उससे सारे के सारे वर्चुअल में बनते हैं, ठीक। अगली बात, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। अपवर्तन की घटना में कभी नहीं होता। अपवर्तन कोण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात करेंगे तो ये कभी बराबर नहीं होते हैं, ठीक। ये कभी बराबर, जैसे ये है तो ये कभी बराबर नहीं होंगे, ऐसे होता है, ठीक है। ये कभी बराबर नहीं होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। खून की जांच के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, बात सही है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों को लिखिए। जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होता है, अविलंब से थोड़ी दूर मुड़ जाएगी, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये बात सही है। किसी पारदर्शी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। ये हमने अभी बता दिया आपको सबको, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक की परिभाषा।
माध्यम में प्रकाश के चाल के पदों में दीजिए। ठीक है, तो प्रकाश की स्पीड भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ये बात सही है। सबसे तेज गमन लाइट में मतलब एयर में होगी, इसमें स्पीड ये है, लेकिन कांच तथा पानी में इसकी स्पीड वायु की अपेक्षा कम होती है। उचित किरण आरेख खींचते हुए उत्तल लेंस के फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना है। अब उत्तल लेंस से देखिए उत्तल लेंस के बारे में बताइए। उत्तल लेंस से देखिए हम इसमें बना सकते हैं, अगर कोई वस्तु देखिए, मान लीजिए हमने एग्जांपल दिया 50 वाला, ये है कोई 40 सेंटीमीटर पर, ये है 30 सेंटीमीटर पर, और ये है 20 सेंटीमीटर पर, और ये है 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके 6 केस बनते हैं। ठीक, पहला केस देखिए हम अभी बता चुके हैं। पहले केस में बात करते हैं, अगर कोई बिंदु 50 सेंटीमीटर अर्थात वक्रता केंद्र से पहले है, कोई वस्तु वक्रता केंद्र से पहले है, तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। ये देखो बन गया। प्रतिबिंब का आकार उल्टा होगा, उल्टा होगा। ठीक, वास्तविक होगा, और इधर सारी चीज बनने वाली क्या है, वास्तविक। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज बनने वाली क्या होती है, इधर साइड में वास्तविक साइड में, और ये क्या है हमारी आभासी साइड, आभासी साइड, वास्तविक साइड बनना है। दूसरा देखिए यहाँ पर, जब कोई वक्रता केंद्र, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो भी हमारी इमेज कहाँ बन रही है, वास्तविक साइड पर, वास्तविक साइड। ठीक, अब इससे इसका साइज देखते हैं तो थोड़ा छोटा दिख रहा है। ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगी, वास्तविक बनेगी और उल्टी बनेगी। अब देखिए यहाँ पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी गई, अब ये है वक्रता केंद्र, ये है हमारे पास वक्रता केंद्र, और ये है हमारे पास फोकस। ठीक, इसके बीच में रखी गई है कोई वस्तु, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अब इसमें देखो कह रहा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, अगर कोई मान लीजिए वस्तु, तो ये है मेरे पास वक्रता केंद्र, ये है हमारे पास वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये है वक्रता केंद्र और ये है हमारे पास फोकस, फोकस। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में स्थित है, तो हम उसका ये देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर हम बात करते हैं वक्रता केंद्र और फोकस में, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि मैंने आपको बताया वक्रता केंद्र से पहले बात करते हैं, तो वक्रता केंद्र से पहले उसका बनेगा। ये सब क्या है हमारे पास, एक रियल साइड है, वास्तविक। तो यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, बनना है हमारा यहाँ पर, और इससे क्या बनना बड़ा। तो देखिए प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा, इससे क्या होगा, बड़ा, ये है बड़ा, और वास्तविक मिलता है और उल्टा बनता है। अगर जब भी कभी वास्तविक का नाम आ जाए तो आप सीधा समझिए कि वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा बनता है। ठीक, अगर कोई वस्तु फोकस पर है, देख जब कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो, ये है फोकस। ठीक, अगर मान लीजिए कोई वस्तु फोकस पर स्थित है, ठीक है, तो अगर कोई वस्तु फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की बात करते तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, अगर अनंत पर बनेगा, और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, और उसकी स्थिति क्या होगी, एकदम वास्तविक होगी, उल्टी होगी। अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो जब माने जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखे, तो कोई ये वस्तु, ये है मेरे पास फोकस, ये फोकस, और ये हमारे पास प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। ठीक है, तो इसके मध्य में कोई वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई, तो हमें यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि आखिर में हम इसका जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो देखिए
प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा। अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई भी मेरे पास ये किरण है, मैंने बताया आपको कि कोई भी मेरे पास मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण जाती है तो ये उत्तल लेंस क्या कर देता है, उसको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया। तो उसने मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ दिया, मोड़ करके देखिए ये इधर जा रही है। दूसरी, अगर कोई हम प्रकाश किरण की बात करते हैं, अगर वो प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरती है तो जिस माध्यम से देखिए वो इधर जा रही है, ये देखी जा रही है इधर, तो इसी माध्यम में वो वापस हो जाती है। अब ये आप यहाँ पर देखिए, ये जा रही है इधर और ये जा रही है इधर, तो क्या ये यहाँ पर कभी मिलेंगी? तो ये कभी नहीं मिलेंगी, इधर साइड में तो कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। हाँ, इसे पीछे मिला सकते हैं वर्चुअल में। अब इसे हम डॉट 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 करके अगर हम लेके जाएंगे तो ये पहुंच गई, और इसे हम डॉट 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 करके अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ इधर मिल रही, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये आभासी साइड पे मिल रही है, ठीक। तो आभासी साइड पे मिले तो पहली बात, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, एनलाइट होगा। और कहाँ मिले, आभासी में। और आभासी में अगर कोई चीज मिलती है तो वो सीधी होती है, ये क्या होंगी, सीधी। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो दूरदर्शी की हम बात कर सकते हैं। दूरदर्शी देखिए एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र, दूर दूर का मतलब तो दूर से देख रहा, तो जिसके साथ साथ कोई दूर की वस्तु जैसे दूरबीन वगैरह हुई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज से हम क्या दूर की चीज को आसानी से देख सकते हैं। नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितनी प्रकार का होता है? यह कितनी प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, जब मानव नेत्र के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इसे दृष्टि दोष या नेत्र दोष कहते हैं। 25 सेंटीमीटर मान लीजिए कोई वस्तु रखती है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं हमारी नजर वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, जिससे हम देख नहीं पा रहे। नेत्र दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है निकट दृष्टि, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में इमेज या प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है। इस दोष को दूर करने के लिए अगर हम चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करें तो इमेज रेटिना पर बनने लगेगी और सही दिखने लगेगा। तो मान लीजिए कोई मेरे पास रेटिना है, तो रेटिना पर न बन करके तो यहाँ से कोई भी प्रतिबिंब है पहले ही बन जाता, बनना चाहिए यहाँ, बट यहाँ पर बन जाता, जैसे कि हमें तो गलत दिखाई देता है। देखिए, सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? वह यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक आवर्तन लेंस होता है, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें दो आवर्तन लेंस होते हैं। देखिए, हमारा सारी SCERT की बुक्स है और यहाँ पर हमारी किताब हम पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक, हमारा जो अध्याय यहाँ पर समापन हुआ। हमारा अध्याय का यहाँ पर क्या हुआ, समापन हुआ। तो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।